नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्फ बिल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा में बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होगी और राज्यसभा में विपक्ष हंगामा भी कर सकता है, क्योंकि बीते कल इस तरह की तस्वीरें सामने आई है लोकसभा से। आज राज्यसभा में सरकार वक्फ बिल पेश करेगी, जहां चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी। हालांकि राज्यसभा में मौजूदा सदस्य 236 है, लिहाजा बिल पास कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों की जरूरत होगी और ऐसे में सरकार को उम्मीद ये है कि एनडीए के साथ ही तटस्थ पार्टियां भी समर्थन दे सकती हैं। हालांकि बीआरएस, बीएसपी और मिजो नेशनल फ्रंट का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन 6 नॉमिनेटेड सदस्य अगर वोट करते हैं तो तस्वीरें बदल सकती हैं। आपको बता दें कि रात 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। विधेयक को पक्ष में 288 वोट, जबकि इसके खिलाफ 232 वोट पड़े हैं। तो बिल पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली थी। तो बीते कल 8 घंटे की बहस बताई गई थी, जो चर्चा होनी थी। हालांकि चर्चा काफी लंबी खिंच गई, जिसके बाद जो बिल पास हुआ है वो रात 1:56 पर हुआ है। अब ठीक 1 बजे बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद चर्चा होगी। Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament, he should resign. I see, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me. मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई, वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ, वही जजमेंट भी दे देंगे। हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। क्या गुनाह है मोदी जी का, क्या गुनाह है हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं। हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं। हाँ, हम बोरा समाज का साथ चाहते हैं। हम पसमानदा समाज का, जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में, उसका साथ चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? क्या कोर्ट में जाएंगे? अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया, इनका उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे। महत्वपूर्ण बिल था और ऐतिहासिक बिल था और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है सबको न्याय देने के लिए। और जो पेंडिंग
केसेस हैं ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, वो सबको एक साथ मुक्ति देके न्याय देने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप, सबके साथ सबके विकास, ये विचार मन में रखते हुए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये बिल पारित हुआ है। राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके, अदरवाइज अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। तो देखिए, ठीक 1 बजे वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में जब बिल पेश किया गया तब काफी विरोध देखने को मिला, हंगामा हुआ, क्योंकि सरकार पक्ष और विपक्ष के बीच काफी हंगामा हुआ है, काफी तीखी बहस हुई है। अब राज्यसभा में बिल को लेकर चर्चा होगी। 1 बजे जब पेश किया जाएगा तो चर्चा के बाद देखना ही होगा कि कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि बहुमत के लिए 119 वोट चाहिए होंगे और राज्यसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 236 है और बिल को पास कराने के लिए 119 जो वोट है वो चाहिए होंगे। फिलहाल तो आपको बता दें सरकार के फेवर में नंबर गेम का आंकड़ा है, लेकिन अगर बीच में कुछ गड़बड़ होती है तो आंकड़ा बदल सकता है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए सरकार के फेवर में ये नंबर गेम का आंकड़ा है। दोपहर 1 बजे अब से यानी कि कुछ ही मिनट्स बाद, लगभग आधे घंटे बाद ये बिल पेश किया जाएगा राज्यसभा में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है चर्चा के लिए। मध्य प्रदेश से अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मोहम्मद माहिर मुस्लिम स्कॉलर हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सलाम रिजवी पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सलीम राज अध्यक्ष वक्फ बोर्ड जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर सलीम राज आपसे। सर, अब राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा। हालांकि लोकसभा में जब बिल पास हो चुका है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हम इसको इस तरह से कानून नहीं बनने देंगे, मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है। और आपकी टिप्पणी इस पर क्या रहेगी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। हमारे जो मौलाना हैं, हमारे जो समाज के प्रमुख लोग हैं और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये मुसलमानों की तरक्की चाहती नहीं है। या ये जो वक्फ बिल आ रहा है मुसलमानों की तरक्की के लिए आ रहा है, जो गरीब मुसलमान है उनके तरक्की के लिए आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए आ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आ रहा है। चूंकि हमारे समाज के ठेकेदार है, ये नहीं चाहते नहीं है कि ये नया वक्फ बिल आए और मुसलमानों की तरक्की होए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तरक्की चाहती है और तरक्की वाला बिल है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ऐतिहासिक दिन रहेगा कि आज जो गरीब मुसलमानों की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हाँ, ठीक है। मैं लौटती हूँ एक टिप्पणी में सलाम रिजवी जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बिल को लेकर बहुत सारा विरोध भी देखने को मिल रहा है। मैं आपसे ये सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ मोहम्मद माहिर भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद माहिर जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन बीते दिन हमने मुस्लिम महिलाएं देखी राजधानी भोपाल में जो जश्न मना रही थी और उनका यह कहना कि अब हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। ऐसे में लगातार विरोध, और क्यों ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम जो है उनकी संपत्तियां छिन जाएंगी, जबकि ऐसे कोई क्लॉज नहीं है? मोहम्मद माहिर जी, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे, मैं इस सवाल का जवाब उनसे जरूर लूंगी। लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, आपसे मैं सवाल ये लेना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा था, बीते कल भी हमने कुछ स्कॉलर से, मुस्लिम स्कॉलर से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल ला रहे हैं, भलाई के लिए ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके क्लॉज को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है उसको पहले खत्म करते फिर इस बिल को पेश किया जाता। और आज भी वही स्थिति। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम तो कोर्ट जाएंगे इसके विरोध में। कमल जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश के विपक्ष ने इस पूरे विषय को लेके सेंसेशन फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र में ये बेईमानी इसलिए हो जाता है कि ये पहली बार नहीं है कि वक्त में अमेंडमेंट हो रहे हैं। 1954 का पेरेंट एक्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद में। 95 में पहली बार अमेंडमेंट हुए थे जिसमें ट्राइब्यूनल्स की व्याख्या की गई थी। 2013 में यूपीए की सरकार ने अमेंडमेंट किए थे, तब ट्राइब्यूनल्स को और डिफाइन किया गया था और अतिक्रमण कराई की परिभाषा की गई थी। और 2013 के जो अमेंडमेंट थे उसके बाद से जो पूरा का पूरा वक्त का कियोस्क हो गया था, जिस प्रकार से कल
आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के माध्यम से अवगत कराया कि 2013 से लेकर 23 तक के कितनी प्रॉपर्टियां बढ़ी है। हाँ। आज महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि जब देश समग्रता के साथ में इस विषय के साथ में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है कि आज देश में सबका साथ सबका विकास होने की आवश्यकता है, तो जो प्रॉपर्टियां, जो संपत्तियां वक्फ के नाम पे दान की गई है, हाँ। क्या उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होने की आवश्यकता नहीं है? और कमल जी, एक पूरे के पूरे घटनाक्रम को और पूरे एक्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट है, हाँ। उसको मैं एक सिंपल सी परिभाषा में आपके सामने परिभाषित करना चाहूंगा कि ये है क्या वास्तव में। ये है ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो मुझे लगता है इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम की व्याख्या ही नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टिसिपेटरी हो रहा है। तो उसमें किसी को आपत्ति होने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन धर्म के ठेकेदार और तुष्टिकरण की राजनीति के परिचायक लोग ने जिस प्रकार से संसद में कल हल्ला खड़ा किया, उससे कहीं ना कहीं ये देश जान गया है कि कांग्रेस ने 50 वर्षों तक के देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ा के रखा, ना कि लेकिन और जी कमल जी, मेरा एक और पॉइंट में मुझे लगता है कि जो आना चाहिए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन किया था यूपीए 1 की सरकार ने। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी भारत में मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक चीजों का पता लगाने के लिए। उस कमेटी के ये रिकमेंडेशन थे कि देश में जो वक्त की संपत्ति है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जो परोपकार के उद्देश्य से इन संपत्तियों को दान किया जा रहा है उससे वो वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो क्या इसकी सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस बीच हम कांग्रेस प्रवक्ता की एक टिप्पणी ले लेते हैं। अब्बास जी, देखिए, बहुत बार ये कह दिया गया कि मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके लिए साजिशन ये बिल लाया गया है, लेकिन मुस्लिम लोग ही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में दो पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम विरोध करेंगे, एक कह रहा है कि हमारे हित का काम किया जाएगा। और खासतौर पर हम उन महिलाओं की बात करें जो कल भोपाल में मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रही थी, कह रही थी कि हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। तो ऐसे में विरोध की कहां बात आती है? ये आप जरा समझाइएगा, किस तरह से मुस्लिमों की संपत्ति छिनने जा रही है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। आपका पहला सवाल, उसके पर जवाब दे देता हूं, फिर अपने विषय पे आता हूं। आपत्ति का आपने कहा कि दो पक्ष, दूसरा पक्ष सिर्फ और सिर्फ जो समर्थन में है वो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, बीजेपी के साथ साथ आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इनके अलावा कोई नहीं है समर्थन में। जो मुस्लिम महिलाओं की आप बात कर रही हैं भोपाल में, वो जो मस्जिद के सामने खड़े हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद, जिस मस्जिद के ऊपर एक हफ्ते पहले प्रतिबंध लगाया था, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं जिनके मोहल्ले की मस्जिद है जो बनवा रहे थे, उसी के सामने उन्हीं के साथ लोग खड़े हैं। विवाद खत्म होता है, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? ये मुस्लिम समुदाय के लिए कैसे हित में हो सकता है, ये वक्फ के लिए कैसे हित में हो सकता है, जिस बिल में सीधे तौर के ऊपर वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा रहा है और आज जितनी भी विवादास्पद जमीनें हैं उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कैसे? पहले यहाँ पर वक्फ का जो नियम था वो ये था कि 2 साल की सजा का प्रावधान था अगर कोई वक्फ की जमीन पर कब्जा करता है। अब नए बिल में 6 महीने का प्रावधान है कि सिर्फ 6 महीने की सजा कर दी, 25% सिर्फ, तो 1/4 पे आ गए। दूसरा प्रावधान ये डाला गया है कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो ये बेलेबल ऑफेंस नहीं था, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, गैर जमानती ऑफेंस था वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए। लेकिन अब ये बेलेबल जमानती ऑफेंस कर दिया गया। ये मजबूत किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। लिमिटेशन एक्ट जो 12 साल का एडवर्स पोजेशन का है, वो किसी भी धार्मिक ट्रस्ट पे लागू नहीं होता है, ना राम मंदिर ट्रस्ट पे लागू होता है, ना महाकाल ट्रस्ट पे लागू होता है, किसी भी तरह के धार्मिक ट्रस्ट, न तिरुपति बालाजी पर लागू होता है, ऐसे ही वक्फ पे लागू नहीं होता। लेकिन अब सिर्फ वक्फ के ऊपर ये जो लिमिटेशन एक्ट है वो लागू किया जा रहा है, जिसमें कोई भी 12 साल अगर कब्जे में रहता है तो वो कोर्ट जा सकता है कि मुझे एडवर्स पोजीशन में डिक्लेयर कर दिया जाए। ये भेदभाव क्यों है? ऐसे न जाने कितने पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है जो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं को मजबूत करने का बिल है। अब्बास हफीज जी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके आधार पर जो गरीब लोग हैं, गरीब मुस्लिम लोग हैं, उनका भला होगा। स्कूल खोले जाएंगे उनके लिए, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, क्या इनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं? क्या अभी तक बीजेपी की सरकार वक्फ पे डिपेंडेंट थी? क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है वो स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकता था? तो अब्बास जी, आपको क्या पता है मध्य प्रदेश में कितनी सारी संपत्तियां, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने एक रिपोर्ट जेपीसी को दी जिसमें उन्होंने साफ बताया कि 90% ऐसी संपत्ति जिनका कोई अता पता नहीं। कितनी सारी ऐसी संपत्तियां, क्योंकि बीते कल भी हमने जब चर्चा की तो 500 ऐसी संपत्तियां जिनको औने पौने दामों पर बेच दिया गया, वक्फ बोर्ड को कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसकी जांच बैठाई गई। ऐसे में इस पर क्या कहिएगा? क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं थी? ये बड़े मजेदार बात है इस पे, मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ बात अपनी। माहिर भाई बैठे हैं, बहुत पुराने जानने वाले हैं यहाँ इस पैनल के अंदर, मुझसे तजुर्बाकार है, वो बता भी देंगे आपको। यहाँ पे 20 साल से बीजेपी का ही बैठाया हुआ बीजेपी नेता ही अध्यक्ष बन रहा है 4 बार से।
वक्फ बोर्ड का, तो क्या बीजेपी के नेता जमीनें खा रहे थे मध्य प्रदेश में वक्फ की? ये बीजेपी के ही अध्यक्ष हैं अभी भी। सनदा पटेल जी कोई दूसरे पार्टी से नहीं आए हैं, वो एक एक्टिव नेता है बीजेपी के, जिन्होंने ये बात कही है। उन्होंने अपने पिछले 4 अध्यक्षों पे आरोप लगाया है क्या? ये तो काम उनका था। पिछले 3 साल से वो क्या कर रहा है? बहुत सारी बातें, जाहिर सी बात है बीजेपी के अंदर। सर, मैं आपके पास लौटती हूँ अब्बास जी, और भी लोग हैं उनसे टिप्पणी ले लूं, क्योंकि देखिए जो समर्थन दे रहा है बिल को वो आपके अनुसार बीजेपी के लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं फिर वो क्या आपके लोग हैं? ये मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी, लेकिन मोहम्मद माहिर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा में जब बिल पेश कर दिया गया, पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद भी कई सारे विरोध। हालांकि सदन में ये साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी मुसलमान का अधिकार नहीं छीना जाएगा, अब भी विरोध। देखिए, ये पहले तो ये क्लियर किया जाए कि जो पहले जो एक्ट था उसमें क्या कमी थी? हाँ। उसमें क्या कमी थी? उसमें तो कोई कमी नजर नहीं आई। अच्छा। कमी सरकार ने गिनाई नहीं पिछले एक्ट की, वो संशोधन लेके आ गई। आप संशोधन के अंदर भी क्लियर नहीं है उसको लेकर कि वो उसके पास कौन सा रोड मैप है, क्या तरक्की के काम करेंगे वो लोग उसके अंदर, क्या करना चाहेंगे उसके अंदर। क्योंकि कभी वक्फ बोर्ड पूरे इंडिया के अंदर कभी भी मुस्लिम्स का रहा ही नहीं है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही बैठे हैं, उन्होंने हमेशा खुद मुर्द किया हो, चाहे इससे पहले लोग रहे हो चाहे आज हो, सब के सब वही लोग हैंगे। कभी वक्फ बोर्ड मुस्लिम्स का रहा ही नहीं है, उनकी मंशा कहीं वक्फ बोर्ड बना ही नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट ने ही उसके अंदर इंटरफेयर किया है। उसके बाद ये कहा जाए कि साहब क्या बोलते हो कि हम गरीबों के लिए करेंगे, अभी कौन से गरीबों के लिए आप बात करें? कौन से गरीब हैं? कहाँ के गरीबों की बात हो रही है? जो पहले एक्ट था उसके अंदर भी गरीबों को उत्थान के लिए, उनको कल्याण के लिए सब बातें थी, उस पर कितना इंप्लीमेंट किया? कभी नहीं किया गया। सचर कमेटी उसके अंदर कभी नहीं किया गया। तो ये हमेशा भेदभाव की रणनीति रही है। और सीधी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर जो आज बैठे हुए हैं लोग, क्या इनकी मंशा साफ है? मैं समझता हूँ कहीं से नहीं है। ये एक तो अजय धवले जी जवाब दे पाएंगे। अजय जी जरा इस सवाल को ध्यान रखिएगा। सौगात देते। हाँ, मैं लौटूंगी अजय जी, आप इस सवाल को ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे पहले मैं एक सलाम रिजवी जी से टिप्पणी ले लेती हूँ। सलाम रिजवी जी, आप क्या कहिएगा? क्योंकि हमारे जो पैनल में गेस्ट बैठे हैं वही मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी आज जो राज्यसभा में बिल पेश हो रहा है और बीते कल लोकसभा से जो पास हो चुका है? देखिए, कुछ चीजों में मेरी अपनी शंकाएं हैं। अधिकार को कलेक्टरों को दिया जा रहा है। वक्फ एक्ट की धारा, उस धारा एक्ट में वक्फ सर्वे आयुक्त की नियुक्ति है। इनका ये काम होता है कि ये हर 10 साल में, ये भी लोकसभा से पारित कानून है, इस कानून के अंतर्गत हर 10 साल में वक्फ का सर्वे होना है, और वो सर्वे जो होता है वो कलेक्टरों के माध्यम से। सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंच नहीं रही है। सलाम रिजवी जी, मैं आपके पास लौटती हूं, आपका जवाब जरूर सुनूंगी, लेकिन अजय धवले जी आप जरा ये बताइए, क्योंकि आपने गेस्ट के जरिए ही कई सारे सवाल सुन लिए होंगे। अच्छा, बहुत सारे भ्रमों की बात कही जा रही है, कुछ क्लॉज की बात की जा रही है कि उन्हें क्लियर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि भ्रांतियां, ये सदन में भी कहा गया, कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, या फिर हो सकता है नादानी में इस तरह से विरोध किया जा रहा हो। ऐसे में आप ये जरा कहिएगा कि जिस तरह से हमारे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हो, उन्होंने कहा कि पहले क्या कमी थी जो अब बदला जा रहा है, तो कमी को दूर किया जा रहा है, जरा क्लियर करिएगा। कोमल जी, कल यदि पार्लियामेंट का डिबेट इन सारे लोगों ने सुन लिया होगा तो बहुत सी बातें कल ही क्लियर हो गई। कल जब माननीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को रखा तो उन्होंने इसकी प्रस्तावना रखी कि आवश्यकता क्यों है, क्यों इन अमेंडमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी नहीं है, दूसरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। तो दो महत्वपूर्ण विषय आ जाते हैं, क्या सभी मुस्लिम वर्गों को इसमें स्थान मिलता था वक्फ की कमेटियों में, दूसरा ट्रांसपेरेंसी क्या थी जब वक्फ की संपत्तियों का कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। आज हम रफली मोटे मोटे आकार पर कह सकते हैं कि 9.7 लाख एकड़ में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है, जिसकी कीमत मोटा औसतन 1.2 लाख करोड़ है। अब जब इतनी संपत्तियां हैं तो उससे परोपकार के कितने काम किए जा रहे हैं, क्या उससे वेलफेयर, समाज का वेलफेयर हो रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें। मध्य प्रदेश का, जब मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अब्बास जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की वक्फ बोर्ड की बात करें, तो जब वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ठीक है ये हमारी गलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 14,900 अजय जी, उन्होंने तो यही कह दिया ना, वो तो बीजेपी का ही आदमी है। देखिए, जो राजनीतिक दलों से उसके पहले 20 सालों पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, किनका आदमी बैठता था? आज इस प्रकार से देश नहीं चलेगा। 2004-5 में सच्चर कमेटी बनाई थी तो कौन सी सरकार ने बनाई थी? ये यूपीए 1 की सरकार ने बनाई थी।
सच्चर कमेटी के जो रिपोर्ट था, जो क्रियान्वयन की बातें थी, किसने इंप्लीमेंट नहीं किया? कांग्रेस को किसने रोकने से मना किया था? क्योंकि 2005 से 14 तक तो उन्हीं की सरकार थी। सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट में खुद कह रही थी कि देश की वक्त की प्रॉपर्टीज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मिसमैनेजमेंट है, प्रॉपर समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो वक्त का उद्देश्य है वो उद्देश्य यदि फुलफिल नहीं हो जाता है तो उन कमेटियों के माध्यम से जो लोग उन कमेटियों को इंक्रोच करके बैठे हैं या जो प्रॉपर्टीज को इंक्रोच करके बैठे हैं वही उनके बेनिफिट ले रहे हैं। तो यदि वास्तविक जो लाभार्थी हैं उन पे लाभ नहीं पहुंचेगा तो क्या देश की संसद और देश की सरकार इस बात की सिर्फ देखते रहेगी कि नहीं कहीं ना कहीं हमको अच्छा अजय जी, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अब्बास जी से जवाब लेती हूँ कि जो क्लॉज बताए गए हैं कि जो गरीब मुस्लिम लोग हैं उनके लिए फायदा होगा, स्कूल खोले जाएंगे, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, क्योंकि इतने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोगों का यही कहना कि हम तो इंतजार में हैं, अगर ये क्लॉज पास हो जाते हैं, पूरी तरह से इन पर काम होता है तो हम इस बिल का स्वागत करेंगे। लेकिन क्या वाकई में जमीन पर यह बिल उतरता नजर आएगा जिस तरह से क्लॉज की बात की गई है? देखिए, जिस दिन से यह वक्त कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा, ये जो टर्मिनोलॉजी आई होगी, इसका एकमात्र उद्देश्य था चैरिटेबल एंडोमेंट। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के माध्यम से यही स्पष्ट किया कि इस कार्य का उद्देश्य ये नहीं कि कोई एनक्रोच करके बैठे और उससे व्यावसायिक रूप से उससे किराया ले, लेकिन उस किराए को कहीं ना कहीं समाज के लिए उपयोग भी करना है। तो क्या देश में इन बातों पे ध्यान दिया गया है? वक्फ कमेटियां या जो वक्फ बोर्ड बने थे उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली लिया है कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है? आज जब ये पैरेंट एक्ट था और पैरेंट एक्ट में जो बाद में अमेंडमेंट हुआ 95 का और 2013 का, आज इस अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं है। जब ये बातें इंश्योर करेंगे तो हम अगली बात की ओर देखेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है, इसके माध्यम से जो आय अर्जित होगी उस आय को यूटिलाइज कहाँ करना है। तो कोमल जी, ये बहुत स्पष्ट है। सर माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आपके पास लौटती हूँ और सभी गेस्ट से मैं एक एक और टिप्पणी लूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता रामेश्वर का क्या कहना है वो एक बार सुनवा देते हैं। लाखों एकड़ जो भूमि थी वक्फ के नाम पर तथा कथित कांग्रेस और मुसलमान लीडर और सपा के नेता इस जमीन का भरपूर दुरुपयोग कर रहे थे, गुंडे मवालियों को पाल रहे थे, खुद के बेटा बेटियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा रहे थे। आज वो जमीन वक्फ की एक कानूनी संशोधन होने के बाद गरीब मुसलमान की होगी, बेशहारा मुसलमानों की होगी, उनके पढ़ाई के, स्कूल के, अस्पताल, रहने के घर और शिक्षा के लिए बड़े बड़े संस्थान बनेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उस जमीन का सही उपयोग किया। अब्बास हफीज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक छोटी सी टिप्पणी लूंगी। आपने कहा कि जो समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से ही क्यों ना हो, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो फिर आपके लोग हैं क्या? क्योंकि ये हमारे आपके लोग मुझे समझ में नहीं आता किस तरह से बांट देते हैं। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। पहला विषय ये कह रहा हूं कि आज अगर मुझे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की तस्वीरें दिखेंगी उन सारे वीडियोस में तो मजबूर होता हूं मैं ये कहने को, और कोई विषय नहीं है। हम तो आपत्तिकर्ताओं में हैं ही, क्योंकि हम संविधान के रक्षक हैं और आर्टिकल 26 का जहां वायलेशन होता है उसके ऊपर हमने कल बात भी रखी हमारे सांसदों ने। पर विषय यहाँ पर यह आता है कि ये इतनी अगर खैर ख्वाही की बातें चल रही हैं पासमानदा की या किसी की भी, तो आज तक योजनाएं कौन सी ले आई ये सरकार? क्या सरकार को निर्भर होना है वक्फ बोर्ड के ऊपर? एक तरफ आप कहते हो कि वक्फ बोर्ड में जो कमेटी में 4 कम से कम गैर मुस्लिम जो है सदस्य रहेंगे, ये कहते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, गृह मंत्री मना करते हैं। लेकिन ये सेकुलरिज्म की बात है, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, ये सेकुलरिज्म की बात है। यही सरकार जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर नियम बनाती है तो कहती है कि जिला अधिकारी यानी कलेक्टर अगर हो तो हिंदू होगा, इसका मेंबर बनने के लिए कोई गैर हिंदू नहीं होगा। ये कैसा भेदभाव है? आप सीधे तौर के ऊपर एक कम्युनिटी को दोयम दर्जे कम्युनिटी बताना चाहते हो, उसको अपमानित करते हो, उसके बारे में झूठ फैलाते हो और फिर उससे कहते हो कि हम तुम्हारा अधिकार छीनेंगे क्योंकि हमें बहुसंख्यक तुष्टिकरण जी, मैं लौटती हूं आपके पास। सलाम रिजवी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहले तो ये बताइएगा। जी सलाम रिजवी जी, आप पहले अपना पहले वाला जवाब भी पूरा करिएगा और मेरा एक और सवाल ऐड कर देती हूँ। छत्तीसगढ़ में आपसे कुछ वक्त पहले एक कब्रिस्तान जिस पर लोगों ने दुकानें और घर बना लिए थे, उसकी जानकारी भी बोर्ड को नहीं थी। ऐसे में क्या जरूरत नहीं है बदलाव की?
बोर्ड के पास जानकारी तो होनी चाहिए। अगर बोर्ड में जिम्मेदार लोग बैठे हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि कौन सी वक्फ की जमीन में कब्जे हो रहे हैं। अब रहा सवाल कि बोर्ड भी अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाते हैं। उनके पास जो शिकायतें आती है, जो बातें आती है, उस पर कार्रवाई करते हैं, बाकी में आंख बंद करके बैठे रहते। तो इसमें वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के और उनके अधिकारियों की भी अपना खुद का उनका दोष होता है। मैं मैडम यहाँ ही कहना चाहूंगा कि मोहल्ले के और शहर के बच्चों को हमारे साथ खड़े कर दिया और कहा जाता है कि ये आपका परिवार है। हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वक्फ की संपत्ति जितनी बताई जाती है, हाँ। क्या तीसरे नंबर पे वक्फ की संपत्ति पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर तीसरा नंबर है तो वक्फ का है करके। मैं यहाँ पर यह बात बताना चाहूंगा लोगों को, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने बहुत करीब से वक्फ को देखा, वक्फ एक्ट को पढ़ा है। हाँ। देखिए, बहुत सी संपत्ति ऐसी है जो मुगलों के टाइम में जो बनाई गई थी, छोड़ी गई थी, वो सारी सब संपत्ति आज पुरातत्व विभाग के पास में। हाँ। उसको भी अगर आप वक्फ से जोड़ दोगे तो करोड़ों की संपत्ति है, उससे करोड़ों रुपए की आय आती, लेकिन वो आय जो हो जाती है पुरातत्व विभाग के पास जाती है, शासन के पास जाती है। उसका मुस्लिम वक्फ से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हमको जो संपत्तियां जो मिलती है, जो सार्वजनिक वक्फ है, एक तो शासन जो देता है वो वक्फ है, जैसे कब्रिस्तान के लिए देता है, मजार के लिए देता है, कहीं पर अगर दरगाह बनी है तो उसका सर्वे पश्चात उस दरगाह के लिए जमीन देता है, ये शासन देता है। एक व्यक्ति का संपत्ति जो लोग अपनी मदरसे मस्जिद को चलाने के लिए संपत्ति देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। हाँ। लेकिन यह भ्रम फैलाया जाता है कि वक्फ के पास करोड़ों की, और ऐसा भ्रम फैला करके हिंदुस्तान में एक माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान जहां पाए वहां पर उसको वक्फ की संपत्ति बना के कब्जा कर लेते हैं। भाई वक्फ एक्ट की धारा 1995 की धारा 4(1) में प्रावधान है, लोकसभा से पारित कानून ये है कि उसमें वक्फ सर्वे आयुक्त का नियुक्ति होगी और वक्फ सर्वे आयुक्त उनकी अपनी पूरी ऑफिशियल। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहे हैं डॉक्टर सलीम राज जी, मैं आपके पास आऊंगी अपने सवाल के साथ, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे।